यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन सेतु जो है इसका आविष्कार व्हीटस्टोन सेतु ने किया था। उसी के नाम के आधार पर इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज A, B, C, D की रचना करते हैं। इसके विकर्ण A, C विकर्ण होते हैं, इसमें दो A और C हो गया, B और D हो गया। इसके विकर्ण AC के सिरों के बीच में एक सेल और एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। इसके दूसरे विकर्ण B और D के बीच में एक धारामापी G और एक कुंजी K2 जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें इन चारों प्रतिरोधों को PQRS को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा इसमें धारा भेजते समय अगर धारा मापी में कोई किसी प्रकार का विक्षेप न हो तो ये जो ब्रिज होगा ये संतुलित अवस्था में होता है। और संतुलित अवस्था में इसकी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है दो शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ये होता है P/Q बराबर R/S। मतलब भुजा AB और BC का रेशियो जो होगा प्रतिरोधों का भुजा AD और DC के प्रतिरोधों के रेशियो के बराबर होगा। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। इसमें यदि हम क्या करें, सेल से धारा प्रवाहित करें तो सेल से धारा प्रवाहित कब होगी, यदि हम कुंजी K1 को इसमें जोड़ दें तो सेल से धारा सेतु में प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही धारा सेतु में बिंदु A पर पहुंचेगी तो ये धारा बिंदु A पर किरचॉफ के पहले नियम के अकॉर्डिंग दो भागों में बढ़ जाएगी। भुजा AB में I1 और भुजा AD में I2 के रूप में आगे बढ़ेगी। यदि हम ये देखें कि अगर हम कुंजी K2 को दबा रहे हैं, इन प्रतिरोधों को समायोजित करके यदि कुंजी K2 को दबाएं और दबाने के पश्चात इस धारामापी में कोई विक्षेप न हो, मतलब धारामापी की जो कंडीशन है ये बिल्कुल सीधा रहे, मतलब कोई किसी प्रकार का विक्षेप ना दिखाए, तो ऐसी कंडीशन में जो होगा जितनी धारा भुजा AB में जा रही है उतनी धारा भुजा BC में आगे की ओर बढ़ेगी, यानी कि यहाँ भी I1 धारा आएगी। जितनी धारा भुजा AD में जा रही है I2 उतनी ही धारा भुजा DC में आगे की ओर बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे I2 धारा आगे की ओर चलेगी। अब देखेंगे हम इसके प्रूफ में। देखिए इसमें एक पास ये बन गया, एक ये दो पास बन रहे हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, पहले पास में किरचॉफ का नियम, दूसरे पास में भी किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे किरचॉफ बंद पास A B D A में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है कि धारा और प्रतिरोधों के संगत गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो होगा पास में लगे सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें धारा जो है I1 P है, धारा I1 और प्रतिरोध क्या P, तो I1 P। फिर हमारे पास जो है अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे तो धारा है नहीं, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो इसका प्रतिरोध G है। धारा की डायरेक्शन यहाँ पे हमने शो नहीं करी है, तो इसमें हमारे पास धारा नहीं है, तो धारा हो जाएगी 0G, यानी कि 0 गुणा के G हो जाएगा। धारा 0 और G क्या हो जाएगा यहाँ पे, धारामापी का प्रतिरोध। फिर इसके बाद हमारे पास जो है संधि A पर चेक करेंगे दोबारा से। यहाँ से धारा की दिशा चेंज हो रही है, ऊपर I1 इधर नीचे की ओर, धारा की दिशा जो है नीचे की ओर जा रही है, उधर ऊपर की ओर। तो यहाँ पे हमारा चिन्ह परिपाटी का नियम अप्लाई होगा, धारा की दिशा चेंज हो रही है, तो माइनस के I2R। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई सेल नहीं लग रहा है इस पास में, तो बराबर जो होगा विद्युत भागफल यहाँ पे इस जगह शून्य होगा। हम इसे आगे सोल्व करेंगे। I1 P
माइनस ये तो जीरो हो गया, I2R बराबर जीरो, I1P इसको माइनस को उधर लेके प्लस हो जाएगा, I2R इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। अब स्टूडेंट्स हम इसमें ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, पास दूसरे में आएंगे B C D B में। अब पास B C D B में हमारे पास यहाँ पे धारा I1 है और यहाँ पे धारा I2 है, तो यहाँ पे भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे हम, बंद पास B C D B में, B C D B में किरचॉफ के दूसरे नियम से, या कह सकते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर। तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे I1 है यहाँ पे धारा और इसके साथ का प्रतिरोध क्या Q, तो ये हो जाएगा I1Q। अगर हम यहाँ से इस धारा मापी में देखें तो आपको पता ही है धारा मापी में तो धारा नहीं जा रही है, तो चाहे तो इसको प्लस जीरो गुणा के जी कर लो, डायरेक्शन देनी रहती है माइनस जीरो, माइनस लेके जीरो गुणा के जी कर लो, चाहे प्लस लेके, क्योंकि यहाँ पर धारा की डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि धारा ही नहीं बह रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस वाले में देखेंगे यहाँ पे धारा की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ दोनों धाराएं विपरीत हो रही है, यहाँ पे किसी भी तरीके से मतलब धारा की डायरेक्शन एक सी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा चिन्ह परिपाटी के नियम से, I2 गुणा के S बराबर, कोई सेल नहीं है यहाँ पे, सेल बाहर लगेगा परिपथ के, तो विद्युत भागफल बराबर क्या आएगा जीरो। इसको सोल्व करेंगे, I1Q ये तो जीरो हो गया, माइनस के I2S बराबर जीरो, ये जीरो हो गया, तो यहाँ से इसका काम खत्म। I1Q माइनस का I2S बराबर जीरो, इस माइनस को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, I1Q बराबर I2S। ये समीकरण 2 कर दिए हमने। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ये हमारा हो जाएगा, लेफ्ट वाले टर्मों की लेफ्ट ओर भाग देंगे, राइट वालों की राइट ओर, तो I1P बटे के I1Q बराबर I2R बटे के I2S, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, P बटे के Q बराबर R बटे के S। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा P अपॉन Q बराबर R बटे S प्रूफ होता है। अब ये क्या बता रहा है, यदि इस धारा मापी में कोई विक्षेप न होगा तो सेतु की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी कि P अपॉन Q बराबर होगा R बटे के S। दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो होगा वो शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। अगर स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं इससे, तो अगर हमारे पास दो प्रतिरोधों का अनुपात सपोज P अपॉन Q और कोई R प्रतिरोध, इस वाली भुजा का प्रतिरोध AD का ये ज्ञात है, P अपॉन Q का रेशियो और प्रतिरोध R हमें ज्ञात है, तो हम इस अज्ञात प्रतिरोध को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो है VT स्टोन सेतु, इस पर दो सिस्टम वर्क करते हैं, एक तो मीटर सेतु होता है और एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, वो इसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स इससे कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।